अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहां बाशमी और ये हैं होंडा सिविक RS 2021 मॉडल और 2023 मॉडल। ये होंडा सिविक एक्स है यानी कि 10th जनरेशन और ये होंडा सिविक की 11th जनरेशन है। ये दोनों ही गाड़ियाँ RS हैं यानी कि टॉप ऑफ द लाइन वर्जन्स। और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इंप्रूवमेंट्स हैं, क्या चीज़ें इस गाड़ी की बेहतर थी, क्या चीज़ें इस गाड़ी में बेहतर हैं, मैं ये सब कुछ कवर करने वाला हूँ इस रिव्यू के अंदर। ये दोनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू ही हैं और इंजन भी सेम ही ऑफर करती हैं। ये गाड़ियाँ अच्छी खासी तेज़ हैं, ये आराम से तकरीबन 24 से 25 सीसी गाड़ियों के साथ कम्पीट कर सकती हैं। खैर, अगर बात कीजिए प्राइसेस की तो इस गाड़ी की डिमांड 99 लाख है, इस गाड़ी की डिमांड 7850 है और ये गाड़ियाँ साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल हैं। अगर आपने इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DSC2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की इसके अलावा एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों के बाइंग एंड सेलिंग, मॉडिफिकेशन या पेंट जॉब वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, these are great cars, and today I'm going to review them. Let's start with the exteriors of these cars. Looks के लिहाज से अगर किसी की अपनी ओपिनियन है, मेरे ख्याल से Civic X looks के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर है फ्रंट से। ये गाड़ी से एग्रेसिव लगती है, लेकिन इसकी वजह भी है। जब ये कार ओरिजिनली 2016 में आई थी, तो इसकी लुक काफ़ी डल सी थी। ये बिल्कुल बेसिक सी कार थी। जब इसको फेसलिफ्ट कर दिया गया तो इसकी लुक पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर कर दी गई। ये गाड़ी अभी अपनी ओरिजिनल शेप में है। इसको जब फेसलिफ्ट किया जाएगा तो इसकी भी लुक्स होपफुली बेहतर हो जाएंगी। बट फिलहाल मेरे ख्याल से ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से ज़्यादा बेहतर है। बेशक फ्रंट हो, साइड हो, बैक हो और इंटीरियर के लिहाज से भी ये गाड़ी नॉट बैड, अच्छी है। और इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है एज कम्पेयर टू दिस कार। वो क्या है मैं आगे कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इन गाड़ियों के फ्रंट की और फीचर्स की तो फीचर ये दोनों ही गाड़ियाँ करीब करीब ऑफर करती हैं, लेकिन जो सिविक RS में एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है और वो है रडार। अगर बात कीजिए हेडलाइट्स की तो हेडलाइट्स इन दोनों ही गाड़ियों में LED वाली हैं, इन दोनों में ही DRLs दी गई हैं और इसके अलावा इन दोनों गाड़ियों में फॉग लैंप भी LED में ही आते हैं। लेकिन सिविक की 11th जनरेशन के अंदर एक चीज़ बहुत अजीब है और वो ये है कि इसमें जो छोटा वर्जन है सिविक का ओरियल हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, उनमें हेडलाइट्स हेलोजन वाली आती हैं, जबकि इस एरा में सिविक ओरियल हो गई या बेशक जो मर्जी हो उसमें हेडलाइट्स यही वाली आती थी। तो यहाँ मेरे ख्याल से 11th जनरेशन ने थोड़ा सा चीप आउट किया है। ये गाड़ी बेशक ओरियल हो, स्टैंडर्ड हो, जो मर्जी हो, 2021 में या 20 में हेडलाइट्स LED वाली ही ऑफर करती थी। इसमें दो अलग अलग आती हैं। बाकी इन दोनों ही गाड़ियों में पार्किंग सेंसर्स नहीं आते जो कि मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट पे आने चाहिए थे और इन दोनों में ही फ्रंट पे फिर ये RS का बैच दिया गया है। बाकी से कुछ यहाँ पे मिलता जुलता ही है, छोटी मोटी ग्रिल्स वगैरह दी गई हैं, डिज़ाइन का डिफरेंस है। लेकिन सिविक RS की जो हेडलाइट्स हैं ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी, जो कि इसमें नहीं है। और इसके अलावा वाइपर इन दोनों ही गाड़ियों में हिडन दिए गए हैं, लेकिन अगेन सिविक RS में ये रेन सेंसिंग आते हैं, यानी कि ये बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ भी होंगे। तो यहाँ पे गाड़ी थोड़ी सी बेहतर है। इसके बाद अगर बात कीजिए इन गाड़ियों की साइड प्रोफाइल की तो ये सिविक X की साइड प्रोफाइल है और ये मेरे ख्याल से बहुत सारा एग्रेसिव है। यहाँ पे होंडा ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ट्रैक्टर यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं जो कि फ्रंट फेंडर से टेल लाइट से कंटिन्यू करती हैं। इसके अलावा इस गाड़ी की शेप भी स्पोर्ट बैक है, ऑडी A5 की तरह की या प्रियस की तरह की, यानी कि इस गाड़ी की छत जो है ये बैक तक आती है और ट्रंक तक जाके कंटिन्यू करती है। इसके अलावा इसमें फिर सब कुछ काफ़ी फ्लैशी दिया गया है, रिम भी काफ़ी फ्लैशी हैं और यह भी 17 इंचेस के, इन पे मैं आगे डिस्कशन करूंगा अभी। और इसके अलावा ये गाड़ी फीचर भी साइड पे डिसेंट ऑफर करती है, इस तरह से कि इस गाड़ी की साइड में रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है और में ऑटो वाला फीचर भी आता है। और इसके अलावा ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है। फिर यहाँ पे क्रोम भी काफ़ी सारा दिया गया है, विंडोज़ के आसपास भी और डोर हैंडल्स में भी। और ये नहीं कि डोर हैंडल के ऊपर सिर्फ एक फ्रिल हो क्रोम की, ये पूरा डोर हैंडल ही क्रोम का है। इसके अलावा इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक भी आता है, यानी कि मैं इस गाड़ी को यहीं से ही ये अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस, इस तरह से। इसके अलावा इसकी साइड स्कर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा कर्वी हैं। और अगर बात कीजिए सिविक 11th जनरेशन की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे सब कुछ काफ़ी सडल सा है। कट लाइन यहाँ बिल्कुल स्मूथ सी दी गई हैं, साइड स्कर्ट्स भी इसकी बिल्कुल नॉर्मल सी हैं और इसके अलावा यहाँ पे क्रोम भी नहीं दिया गया। ये गाड़ी RS है यानी कि टॉप ऑफ लाइन और इसमें इंस्टेड ऑफ क्रोम ब्लैक वाली ट्रेंस फॉलो की गई हैं। लेकिन यहाँ पे एक इशू है और वो इशू ये है कि अगर आप गाड़ी ब्लैक में लेते हैं तो इसमें सब कुछ ब्लैक हो जाता है, बेशक वो रेम हो या जो मर्जी हो। अगर बात करिए स्पेसिफिक गाड़ी की तो RS में कुछ चीज़ें ब्लैक आती हैं, जैसे कि इस गाड़ी के साइड मिरर जो हैं ये ब्लैक ही होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर। गाड़ी जिस मर्जी कलर में हो साइड मिरर ब्लैक ही आएगा, डोर हैंडल भी ब्लैक आएगा। और RS में विंडोज़ के आसपास भी जो क्रोम वाली फ्रिल यूजुअली आती हैं इसमें ये ब्लैक आउट हैं। ओरियल में यहाँ पे क्रोम आता है, इसमें ये मैट ब्लैक है। और इसके अलावा फिर इसमें बैक पे भी एक डक्टेड स्पॉइलर आता है जो कि ब्लैक है और इसमें रिम भी मैट ब्लैक है। तो ये इस गाड़ी की लुक में एक पोर्टी सा अग्रेसिव टच ऐड करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से क्रोम वाला लुक भी अपनी जगह बेहतर है। इसके अलावा फीचर यहाँ पे ऑलमोस्ट आइडेंटिकल दिए गए हैं, इस तरह से कि इसमें सॉफ्ट अनलॉक भी आता है, मैं इसको यहीं से ही लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ। इसके साइड मिरर के अंदर रिट्रैक्टेबल वाला फीचर भी है, एडजस्टेबल वाला फीचर भी है, लेकिन यहाँ पे एक फीचर एक्स्ट्रा है और वो ये है कि
ये साइड मिरर्स हीटेड हैं। सिविक एक्स में हीटेड नहीं थे, इसमें हीटेड वाला फंक्शन आ गया है जो कि आप अंदर से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। रिम इस गाड़ी के भी 17 इंच के हैं। ये गाड़ी भी सनरूफ ऑफर करती है और यहाँ पे एक और चीज डिफरेंट है और वही है कि इस गाड़ी के जो पिलर्स हैं और रूफ है ये सिंगल ही पीस है। सिविक एक्स में इनके अंदर एक जोड़ दिया गया है। मोस्टली कार्स में जोड़ आता है लेकिन इसमें कोई जोड़ नहीं है, ये सिंगल ही पीस कंटिन्यू कर रहा है और इसको होंडा ने काफी प्राउडली रिप्रेजेंट किया था अपने लॉन्च पे। और अगर बात कीजिए इस एंड की तो ये दोनों ही सिविक्स बैक पे क्वार्टर ग्लास ऑफर करती हैं। इसमें टेंट हुए हुए हैं, उसमें नॉर्मल है और इसके अलावा छत के लिहाज से गाड़ी थोड़ी अनयूजुअल है। इसकी छत आते आते इसकी टेल लाइट तक पहुंच जाती है। ये बेसिकली एक स्पोर्ट बैक शेप है जो कि इसकी लुक को बेहतर बनाती है। बाकी गाड़ी बैक पे शार्क फिन एंटीना ऑफर करती है। ये चीज दूसरी कार में भी आती है जो कि मैं भी दिखाऊंगा आगे। और इसके फेंडर के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग रेक्टल लाइन दी गई है। इसके अलावा ये गाड़ी मड फ्लैपर्स भी ऑफर करती है और इसमें डक्ट स्पॉइलर जो है ये बॉडी कलर में ही है। व्हाइट गाड़ी में व्हाइट आएगा, सिल्वर में सिल्वर आएगा, ब्लैक में ब्लैक आएगा। जबकि इस गाड़ी में डिफरेंट सिनेरियो है। इसमें डोर हैंडल, शार्क फिन एंटीना और डक्ट स्पॉइलर और इवन रिम भी। जबकि इस गाड़ी में डिफरेंट सिनेरियो है। आरएस सिविक के अंदर बेशक कलर जो मर्जी हो, व्हाइट हो, ब्लैक हो, जो मर्जी कलर हो, रिम, डोर हैंडल, शार्क फिन एंटीना और डक्ट स्पॉइलर ब्लैक ही आएंगे। दिस कार इज नो डिफरेंट। ये गाड़ी व्हाइट है लेकिन ये सारी चीजें इसमें ग्लॉस ब्लैक कलर की हैं। इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी भी शार्क फिन एंटीना ऑफर करती है। इसकी रूफ नॉर्मल कार्स की तरह है, यानी कि ये यहाँ पे खत्म हो जाती है और फिर ट्रंक अलग से कंटिन्यू करती है और इसमें कट लाइंस वगैरह दी गई हैं लेकिन थोड़ी मिनिमलिस्टिक सी हैं। मड फ्लैपर इसमें भी दिए गए हैं लेकिन डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और व्हाइट के। और अगर बात कीजिए इन गाड़ियों को रेड एंड्स की तो यहाँ भी हर किसी की अपनी ओपिनियन है। आपको किस गाड़ी का रेड एंड ज्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मेरे ख्याल से सिविक एक्स ज्यादा बेहतर है। ये गाड़ी हाइट में ज्यादा ऊंची है लेकिन चौड़ाई में थोड़ी सी कम है। सिविक 11 जनरेशन थोड़ी सी कंपोज्ड है लेकिन ये भी अपनी जगह काफी अग्रेसिव है। बैक पे ये दोनों गाड़ियां फीचर्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही ऑफर करती हैं। इन दोनों ही गाड़ियों में बैक पे डुअल एग्जॉस्ट चिप्स आती हैं। आरएस टर्बो वर्जन के अंदर डुअल एग्जॉस्ट ही आ रहे हैं 2016 से और अभी तक, और ये इसके लोगों को काफी बेहतर बनाते हैं। ये दोनों ही फंक्शनल हैं लेकिन 11 जनरेशन के अंदर एग्जॉस्ट चिप्स के लिए प्रॉपर पॉइंट्स दिए गए हैं बम्पर के अंदर, जबकि इस गाड़ी में ये अलग से नीचे ऐसे छोड़े हुए हैं। खैर इसके अलावा अगर बात कीजिए गाड़ियों की टेल लाइट्स की तो इन दोनों ही टेल लाइट्स के अंदर ये लावा एलईडी लैंप्स दिए गए हैं जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करते हैं। इसमें सी शेप में है, इसमें एल शेप में है और बाकी इन दोनों ही गाड़ियों में इंडिकेटर और रिवर्स हैलोजन वाला है। इसके अलावा बम्पर इन दोनों ही गाड़ियों में अपनी जगह एग्रेसिव हैं। इसमें क्रोम काफी ज्यादा यूज किया गया है और बैक पे दोनों ही गाड़ियां डक्ट स्पॉइलर ऑफर करती हैं। इन दोनों में ही कैमरास भी आते हैं। लेकिन अगर बात कीजिए ट्रंक कैपेसिटीज की तो ये सिविक एक्स की ट्रंक कैपेसिटी और ये सिविक की 11 जनरेशन की ट्रंक कैपेसिटी। 11 जनरेशन की सिविक की ट्रंक ज़्यादा स्पेशियस है एज कम्पेयर टू सिविक एक्स। यहाँ पे भी आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। ये 19 पीस का डिफरेंस है। 5 लोगों का लगेज यहाँ भी एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ भी एडजस्ट हो जाएगा। और ये दोनों ही गाड़ियाँ स्पेयर टायर भी ऑफर कर दी हैं विद टूल किट। स्पेयर टायर इन दोनों ही गाड़ियों में फुल साइज के आते हैं और 17 इंचेस के आते हैं। इसके अलावा इनकी ट्रंक के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है और ट्रंक इनकी काफ़ी वेल कवर्ड है। जबकि ये शिप जब इनिशियली आनी शुरू हुई थी 2015-16 में तब इसका ट्रंक काफ़ी बेसिक सा था, अंदर आपको तारें घूमती हुई नजर आती थी। फेसलिफ्ट के बाद से इसको बेहतर कर दिया गया और इस गाड़ी में ये शुरू से ही बेहतर आया है। इसके अलावा बैक पे इन दोनों ही गाड़ियों में एक ब्रेक लैंप आता है और यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इन गाड़ियों के इंटीरियर्स की तो ये सिविक आरएस सिविक एक्स का इंटीरियर है और ये गाड़ी 2021 मॉडल है। 21 वाली सिविक एक्स के अंदर जो टर्बो वर्जन था इसका इंटीरियर ब्लैक टोन में आया है, 20 में भी 19 में भी। लेकिन जब ये गाड़ी 2015-16 में आती थी, 17 तक आई है, उसका इंटीरियर बेज में नहीं आता था। बेसिकली उस गाड़ी में और ओरियल में कोई खास फर्क थे ही नहीं, लेकिन ये गाड़ी कंपैरेटिवली सिविक ओरियल से बहुत डिफरेंट थी। इस तरह से कि एक तो इसमें इंटीरियर की कलर टोन और आती है, इसमें रिम बड़े कर दिए गए थे, हेडलाइट्स इसकी फेसलिफ्ट वाली थी, ग्रिल्स में ग्लॉस ब्लैक में आती है, बैक पे भी कुछ डिफरेंसेस हैं जैसे कि डक्ट स्पॉइलर और आरएस की बैजिंग। खैर अगर बात कीजिए स्पेसिफिक कार के इंटीरियर की तो ये भी मेरे ख्याल से वर्थ इट है। आज भी कोई खास पुराना नहीं लगता और फीचर भी गाड़ी कंपैरेटिवली एलेंट्रा या फिर ग्रैंडे वगैरह से बहुत बेहतर ऑफर करती है। इस तरह से कि ये गाड़ी पैडल शिफ्टर ऑफर करती है, इसमें पैडल शिफ्टर है यानी कि मैं इसको अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट यहीं से कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे स्क्रीन आती है जो कि मैं आगे दिखाऊंगा अभी। इसका मीटर स्क्रीन वाला है, इसमें सनरूफ आती है, इंटीरियर में कलर टोन्स आती हैं और ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि इस गाड़ी को ग्रैंडे या फिर एलेंट्रा वगैरह से बेहतर बनाती हैं। और सबसे ज़बरदस्त चीज़ इस गाड़ी का इंजन है। इसके परफॉर्मेंस फिगर्स मैं आगे कवर करूंगा अभी। ये गाड़ी सोनाटा से भी तेज है। खैर स्टीयरिंग भी इस गाड़ी का पूरा ही सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। एयरबैग की गाड़ी टोटल 2 ऑफर करती है, ये भी और नई वाली आरएस भी। और इसके अलावा इसमें लेफ्ट स्पोक पे कंट्रोल दिए गए हैं जो कि नॉर्मल से हैं और इसमें राइट स्पोक पे क्रूज कंट्रोल दिया गया है जो कि अडॉप्टिव नहीं है, ये बेसिक क्रूज कंट्रोल है। इसके अलावा इसके मीटर के अंदर पार्शल स्क्रीन आती है और बाकी इसका मीटर एनालॉग है। ये गाड़ी 6.7 पे जाकर रेड लाइन करती है। साथ यहाँ पे हीट गेज और टेम्परेचर गेज दिया गया है एंड नथिंग स्पेशल हियर। ये मीटर काफी सिंपल सा है, नई कार में बहुत बेहतर आया है। अगर बात कीजिए मीटर की हाउसिंग की तो ये सारी ही चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। डैशबोर्ड भी इस गाड़ी का मोस्टली
सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है, लेकिन मेरे ख्याल से ये इससे बेहतर हो सकता था। इस कैटेगरी में बाकी गाड़ियां इससे बेहतर डैशबोर्ड ऑफर करती हैं। इसके अलावा ये गाड़ी टोटल 4 एयरबैग्स ऑफर करती है, चारों ही डैशबोर्ड में है। सेंटर में यहाँ पे स्क्रीन दी गई है जो कि काफ़ी छोटी सी है। इस एरा के लिहाज से ये काफ़ी ऑब्सोलीट थी, हालांकि ग्रैंडे इससे बहुत बड़ी स्क्रीन ऑफर करी थी इस टाइम पे। सिविक की 11 जनरेशन में ये चीज़ ओवरकम कर ली गई, बट ये 2021 तक एक डिसअपॉइंटमेंट रही है। बाकी ये गाड़ी टोटल 4 कैमरास ऑफर करती है। नई वाली आरएस में 3 आते हैं। 4 इसमें इस तरह आते हैं कि एक फ्रंट पे है, एक बैक पे है, एक यहाँ पे है और फिर एक यहाँ पे भी है। ये चीज़ मैं बैक पे आगे कवर करूँगा अभी। बाकी फीचर यहाँ बेसिक से दिए गए हैं। नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि सिंगल जोन ही है, और स्टोरेज एरिया दिया गया है, और पीछे गैस सिलेक्टर दिया गया है। पार्किंग ब्रेक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आती है। ये गाड़ी पहली कार थी इस कैटेगरी में जिसने इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑफर करना शुरू की थी। ग्रैंडे अब तक 2024 तक हैंड ब्रेक हाथ पर ही ऑफर करी है, जिसको आप यूं खींच के एंगेज करेंगे, ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक। बाकी यहाँ पे सेंटर कंसोल वगैरह दिया गया है, सब कुछ नॉर्मल स्टफ है। इस गाड़ी का सेंटर कंसोल अब तक की किसी भी सिविक में सबसे ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान एडजस्ट कर सकते हैं, और यह भी स्लाइडेबल। इसको मैं आगे पीछे करके इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता हूँ या एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। अगर बात की जाए सीट्स की, तो ये भी पूरी ही लेदर की फिनिश में है। ये ब्लैक कलर की हैं। सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू करता है, और उसके अलावा इसकी सिर्फ फ्रंट दोनों विंडोज पावर्ड हैं। इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। ट्रक रिलीज भी इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक आता है। साइड में रिट्रैक्टेबल है। ये गाड़ी ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफर करती है, और उसके अलावा इसमें सनरूफ भी आती है। तो बेसिकली फीचर्स के नाम पे यहाँ पे सिर्फ एक क्रूज कंट्रोल दिया गया है, पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, एक बैक पे स्क्रीन आती है, और उसके अलावा इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आता है और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आती है। दैट्स इट। बाकी सब कुछ वही है जो कि हर कार में आता है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। मेरे पास लेग रूम यहाँ पे पूरा है, और हेड रूम भी। लेकिन बैक पे फीचर ये गाड़ी अब तक की किसी भी सिविक में सबसे ज़्यादा ऑफर करती है। इस तरह से एक तो बैक पे इसमें एयर वेंट्स दिए गए हैं, और पाँव पे भी एयर वेंट्स आते हैं इसमें। फिर इसके अलावा इसमें सेंटर में स्क्रीन दी गई है जो कि टच स्क्रीन है। इवन लैंड क्रूजर ZX जो है 2018-19 वाली भी, या इवन LX 570 भी जो कि 2019-20-21 तक आई है, उसमें भी बैक पे स्क्रीन टच में नहीं आती थी। लेकिन ये गाड़ी बैक पे टच स्क्रीन ऑफर करती है। इसके बीच में मैं फ्रंट वाला मीडिया अप्लाई कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जहाँ भी टच करूँगा यही टच फ्रंट पे भी हो रहा होगा बेसिकली। तो बेसिकली ये फ्रंट की स्क्रीन को मिरर कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे मैं हेडफोन लगा के अपनी मर्जी से गाने भी सुन सकता हूँ, और उसके अलावा बाकी यहाँ पे एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसमें 2 कप होल्डर्स हैं, और आप इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रेयर बेंचेस ये गाड़ी फोल्डेबल ऑफर नहीं करती, VFX ही हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ऑलराइट, अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से अच्छा है, बट यहाँ पे हर किसी की अपनी ओपिनियन है। कुछ लोगों को सिविक एक्स का इंटीरियर बेहतर लगता था, कुछ को इसका बेहतर लगता है। मेरे ख्याल से इस गाड़ी का इंटीरियर ज़्यादा बेहतर है, और इसमें टेक्नोलॉजी भी एडवांस यूज़ की गई है, बट कोई बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं। अगर बात की जाए फीचर्स की, तो फीचर यहाँ पे कंपैरेटिवली जो उस गाड़ी से ज़्यादा आते हैं वो ये है कि इसमें जो क्रूज कंट्रोल है ये एडप्टिव है। इसमें लेन की असिस्ट भी आता है, रडार भी आता है, यानी कि गाड़ी अगली गाड़ी को सेंस करके क्रूज की स्पीड को कम या ज़्यादा करेगी। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में जो हेडलाइट्स हैं ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं। ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी, और इसमें वाइपर भी रेन सेंसिंग आते हैं, यानी कि ये बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे। ये चीज़ें सिविक एक्स में नहीं थी। और इसके अलावा पैडल शिफ्ट ये गाड़ी भी ऑफर करती है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है। उस गाड़ी में जो स्टीयरिंग है वो ओरियल जैसा ही आता है जिसमें पैडल शिफ्टर होते हैं, लेकिन इस गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील है ही ऑल टुगेदर डिफरेंट। इस तरह से कि इसमें राइट पर कोई कंट्रोल्स डिफरेंट आते हैं। इसकी जो ये लेदर की फिनिश है, इसके अंदर जो स्टिचिंग दी गई है रेड कलर में है, जबकि सिंपल सिविक में ये प्लास्टिक का आता है। फिर इसके अलावा इसकी ओवरऑल फील ज़्यादा प्रीमियम है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी में यूनिक है। सिविक आर्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये दोनों ही गाड़ियाँ ऑयल लाइफ भी शो करवाती हैं, जबकि इनके ओरियल वर्जन जो हैं वो ऑयल लाइफ नहीं शो करवाते। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके मीटर की थीम की, तो ये मोस्टली व्हाइट, ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन के साथ है, जबकि सिविक जो पहले वाली थी उसमें एक ही थीम है, एक ही तरह का मीटर है। इस मीटर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें काफ़ी बड़ी स्क्रीन दी गई है। ये मीटर हाफ डिजिटल है और हाफ एनालॉग है। एनालॉग वाला एरिया इसका स्पीडोमीटर का है, डिजिटल वाला एरिया इसका एक MID डिस्प्ले है जहाँ पे गाड़ी आपको RPM शो करवाएगी और इसकी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ शो करवाएगी, जैसे कि ड्राइवर अटेंशन की डिटेल्स, फिर गाड़ी की स्टैट्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, गाड़ी का मीडिया, मैसेजेस, सब कुछ आपको इसी स्क्रीन के अंदर शो होगा। फिर इसके ड्राइव मोड्स भी आपको यहीं पे शो होते हैं। बाकी अगर बात की जाए इसके मीटर की हाउसिंग की, तो ये फेयरली सिंपल सी है, उसकी हाउसिंग ज़्यादा बेहतर है। और डैशबोर्ड इस गाड़ी का भी ये सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। साइज़ के लिहाज से ये भी काफ़ी छोटा सा है। रिबर्ट और रिबॉन में डैशबोर्ड से बहुत बड़े आए थे। खैर, उस गाड़ी में जो एक ड्रॉबैक था वो उसकी स्क्रीन थी। स्क्रीन उसमें सिर्फ 6 इंचेस की आती है, जबकि इसमें काफ़ी बड़ी दी गई है उससे कंपैरेटिवली। ये साइज में अच्छी खासी मैसिव है और फ्लोटिंग है, यानी कि डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकली हुई है, जैसे कि मोस्टली नई कार्स में आ रही होती हैं अब।
MG में देख लें, टुक्सॉन में देख लें या इवन LX 600 में देख लें, स्क्रीन अब इसी तरह से ऊपर निकली हुई होती हैं। फीचर्स के लिहाज से भी उससे बेहतर है और उसके अलावा प्रेजेंटेशन के लिहाज से भी। लेकिन ये गाड़ी कैमरा टोटल 3 ऑफर करती है, एक इसमें फ्रंट पे है, एक यहाँ पे है और एक बैक पे है। यहाँ पे इसमें स्क्रीन आती नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि होंडा ने यहाँ पे डाउनग्रेड क्यों किया है। बाकी उससे नीचे यहाँ पे इसके ये एयरवेंट्स दिए गए हैं जो कि हनीकॉम्ब पैटर्न में है। इसके ऊपर एक ही ग्रिल कंटिन्यू करती है एंड टू एंड, और उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी ये गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से इसकी 2 अलग अलग जोन्स को एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैंने AC चलाना है तो मैं AC चला सकता हूँ, पैसेंजर हीटर भी चला सकता है। और इसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर भी हीटेड हैं जिनको मैं यहीं से ही ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। इसके डिस्प्ले की प्रेजेंटेशन भी अच्छी है। और इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे सारी वही बेसिक चीज़ें दी गई हैं जो कि हर कार में आती होती हैं। उससे पीछे इसकी गियर सिलेक्शन दी गई है जो कि अगेन सिविक एक्स जैसी है। और इसके अलावा फिर यहाँ पे ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। इसमें ड्राइव मोड्स हैं वो है स्पोर्ट, नॉर्मल और इकॉन। इकॉन मीन्स इकॉनमी, नॉर्मल मीन नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मीन स्पोर्ट्स। उससे पीछे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है इस तरह से कि अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये साइज में छोटा है और इसके अंदर एक ट्रे दी गई है और इस ट्रे के पीछे होंडा की हिस्ट्री लिखी हुई है विद द टैगलाइन द सिविक हिस्ट्री गोज ऑन। इसके अलावा ये गाड़ी एम्बिएंट लाइट्स भी ऑफर करती है। इसके डोर्स के अंदर ये पतली सी एम्बिएंट लाइट्स दी गई हैं रेड कलर की जो कि हेडलाइट ऑन करने के साथ ग्लो करती हैं, पार्किंग करने पे भी, और इंटीरियर को थोड़ी सी बेहतर फील देती हैं। बाकी इसकी सीट्स लेदर की फिनिश में है। ये वैसे ही लेदर है जैसा कि RS पहले वाली में आता था, सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। बाकी फीचर यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन इसमें चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली हैं। उसमें सिर्फ 2 विंडो थी फ्रंट वाली, इसमें मैं किसी भी विंडो को सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ इस तरह से। साइड मिरर इन दोनों ही गाड़ी में रिट्रैक्टेबल हैं, इन दोनों में ही ऑटो वाला फीचर आता है। लेकिन यहाँ पे एक और फीचर दिया गया है जो कि होंडा सेंसिंग का है। होंडा सेंसिंग बेसिकली इसका एक सेफ्टी सिस्टम है जिससे ये गाड़ी बहुत सारे सेंसर्स को यूज करते हुए इसकी राइड को सिक्योर बनाती है, जो कि मैंने कवर किए हैं, जैसे कि लेन कीपर असिस्ट हो गया, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया। बाकी यहाँ पे अगेन ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह दिया गया है और इसके पाँव में भी एम्बिएंट लाइट्स आती हैं, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। इसके अलावा बाकी यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल सा है। जैसे इस गाड़ी में जो केबिन लाइट्स हैं ये LED में है और उसके अलावा सनरूफ ये गाड़ी भी ऑफर करती है। रियर व्यू मिरर इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला है, सिविक एक्स में ये बेसिक सा आता था। बाकी वैनिटी मिरर ये दोनों ही गाड़ियां ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती हैं, दोनों में ही लाइट नहीं आती और इसके अलावा फ्रंट पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात कीजिए 11 जनरेशन में रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीप फीलिंग आती है। यहाँ पे आपको कॉस्ट कटिंग हर जगह नजर आती है। जैसा कि अगर बात कीजिए एयरवेंट्स की तो ये बिल्कुल बेसिक से हैं। सिविक एक्स में इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी बेहतर है, उसमें क्रोम भी आता है, सिल्वर कलर की फ्रिल्स आती हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर नीचे यहाँ पे ब्लैंक पोर्ट दिया गया है जो कि आपको बेसिकली ऐसी फील देगा कि कहीं पे इस गाड़ी में बैक पे पावर ऑपरेट भी आते होंगे जो कि आपको नहीं ऑफर किया गया पाकिस्तान में। इंटरनेशनल गाड़ियों में यहाँ पे फीचर्स आते हैं बट आपके लिए नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से एक अजीब सी फीलिंग देती है। अगर यहाँ पे होंडा इसको बंद ही कर देता या शेड डिफरेंट कर देता तो बेहतर था। खैर नॉनदलेस ये ब्लैंक ही है और सेम गोज़ फॉर दीज स्पीकर्स, ये भी ट्विटर नहीं है, ये ब्लैंक ही है, इसमें कुछ नहीं आता। बैक पे गाड़ी सिर्फ 2 स्पीकर ऑफर करती है, 2 फ्रंट पे ऑफर करती है और फिर ट्विटर ऑफर करती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसके अलावा बाकी बैक पे सारा कुछ फ्रंट जैसा ही है, रेयर विंडोज पावर्ड है, सिंगल टैप वाली है और इसके अलावा इसमें भी यहीं पे सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। बाकी बैक पे केबिन लाइट्स भी इसकी LED में है और इसके अलावा फीचर्स इन दोनों ही गाड़ियों में आइडेंटिकल हैं। सीट बेल्ट्स आती हैं बैक पे, क्वार्टर ग्लास दिए गए हैं, ISOFIX के पोर्ट्स दिए गए हैं और रेयर बेंचेस इन दोनों ही गाड़ियों में फोल्डेबल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ियों के इंजन्स की तो इंजन्स भी ये दोनों ही गाड़ियाँ आइडेंटिकल ऑफर करती हैं। सिविक एक्स में ये इंजन आना शुरू हुआ था 2016 के बाद से, जो कि 1.5 टर्बो चार्ज है और ये गाड़ी परफॉर्मेंस के लिहाज से उस टाइम में सबसे तेज गाड़ी थी। ये गाड़ी 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और ट्रांसमिशन इस गाड़ी में LLCVT आती है। इसके अलावा फिर यही इंजन फिर सिविक 11 जनरेशन भी कंटिन्यू किया गया। लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से सिविक एक्स का इंजन थोड़ा ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये काफ़ी टाइटली पैक्ड है, काफ़ी नीट बनाया हुआ है और उसके ऊपर एक अर्थ जीन्स की बैजिंग भी दी हुई है जो कि इसको थोड़ी सी प्रीमियम फील दे रही है। सिविक की 11 जनरेशन में भी सेम टू सेम यही इंजन आया है, लेकिन इसकी फील थोड़ी सी चीप सी है। इसका प्लास्टिक नॉर्मल सा है, यहाँ पे सब कुछ काफ़ी हाई क्वालिटी था बट यहाँ पे सब कुछ बड़ा अजीब सा लगाया हुआ है। इसको देख के फील आती है कि गाड़ी प्रॉपर लोकली बनी हुई है। इसमें यहाँ पे अर्थ ड्रीम्स का बैच भी नहीं दिया गया, यहाँ पे सिर्फ एक होंडा लिखा हुआ है और उस अर्थ ड्रीम्स बैच की जगह खाली है। इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट हो, उसकी जगह ही खत्म कर दी हो। यहाँ पे जगह दी हुई है लेकिन उसके अंदर बैच नहीं है। बाकी इसके टर्बो की जो ओवरऑल हाउसिंग है ये भी चीप प्लास्टिक की है, जबकि इसमें ये काफ़ी प्रीमियम है। मटेरियल्स का यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है और इसके अलावा अगर बात की जाए इंसुलेशन की तो अगेन ये भी सिविक एक्स में बेहतर थी। इसके हुड के अंदर यहाँ पे प्रॉपर ये कम्युनिक्स दी गई हैं,
इसका जो रेडिएटर के ऊपर वाला एरिया है इसके ऊपर भी प्लास्टिक की कवरिंग आती है और हुड के अंदर भी इंसुलेशन है, जबकि इस गाड़ी में यहाँ पे सब कुछ स्ट्रिप डाउन है। इसमें रेडिएटर के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, सामने ही आपका रेडिएटर खराब है, एक्सपोज है बिल्कुल। इसी तरह बाकी आप विंडशील्ड वॉशर वाला एरिया देख सकते हैं, जहाँ पे स्टैंड होता है वो एरिया, गाड़ी के फेंडर के अंदर इवन फिल्टर की शीट्स तक आपको यहाँ से नजर आएंगी। तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। सिविक एक्स तक होंडा ने फिर कुछ क्वालिटी ऑफर की थी, 11 ने बहुत हद तक चीप आउट कर दिया है। बट अगर बात की जाए परफॉर्मेंस फिगर्स की तो ये दोनों ही गाड़ियाँ 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं। अगर बात की जाए इन दोनों जनरेशन के छोटे वर्जन्स की तो सिविक में जो छोटा वर्जन आता था 1.8 होता था। 1.8 और 1.5 ये दो इंजन ऑफर करती थी सिविक उस टाइम पे, लेकिन अब सिर्फ 1.5 टर्बो इंजन ही आता है 11 जनरेशन में। लेकिन अगेन यहाँ परफॉर्मेंस के डिफरेंसेस हैं। सिविक एक्स में जो 1.8 ओरियल वर्जन था वो गाड़ी 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी, जबकि इस शेप में जो ओरियल वर्जन है वो गाड़ी 127 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। तो बेसिकली इस जनरेशन में इंजन को थोड़ा सा डाउनग्रेड किया गया है, डीट्यून किया गया है, जिसकी वजह से उसकी हॉर्स पावर इवन सिविक एक्स से भी कम हो गई है। तो मेरे ख्याल से इस जनरेशन में काफी हद तक ना होंडा ने बड़े अजीब काम किए हैं। ट्रांसमिशन इन दोनों गाड़ियों में LLCVT है, जबकि इसके छोटे वर्जन में MCVT आती है। वो ट्रांसमिशन थोड़ी सी वीक है एज कम्पेयर टू दिस ट्रांसमिशन, और वो गाड़ी पावर भी कम प्रोड्यूस करती है। अगर बात की जाए फ्यूल एवरेज की तो मेरे ख्याल से सिविक एक्स थोड़ी सी बेहतर देगी, क्योंकि साइज में थोड़ी सी छोटी है। 11 जनरेशन सिविक साइज में थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। देखने में लगता है कि ये गाड़ी अकॉर्ड या कोई सोनाटा वगैरह के साथ की गाड़ी है, और डेफिनेटली इस वजह से ये गाड़ी फ्यूल भी थोड़ा ज़्यादा लेगी, लेकिन 19-20 का फ़र्क ही होगा। बाकी बोनट में इंसुलेशन इन दोनों ही गाड़ियों के अंदर दी गई है। इन दोनों ही गाड़ियों के बोनट स्टैंड से ओपन होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो ये है कि इसी इंजन, इसी स्पेक, इसी शेप के साथ जब ये गाड़ी 2016 में ओरिजिनली आना शुरू हुई थी तो इसकी प्राइस 32 लाख रुपए थी, 32 लाख या 30 लाख रुपए थी। जबकि ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें और वही सारी स्पेक्स कंटिन्यू करते हुए 2021 में जब ये गाड़ी क्लोज हुई थी तो ये गाड़ी 55-60 लाख के आसपास थी। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये गाड़ी 70 लाख तक पहुंच गई, 70-75 लाख तक, और ये गाड़ी 60 लाख से शुरू होकर 1 करोड़ एंड अबव गई है। ये गाड़ी 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक भी बिकी है, जबकि इंजन सेम टू सेम ही है। 30 लाख की गाड़ी में जो इंजन आता था 1 करोड़ की गाड़ी में भी वही इंजन आता है, और इसके अलावा जस्ट लुक का डिफरेंस है, बाकी टेक्नोलॉजी तो वही है। तो बेसिकली ये पाकिस्तान की इकॉनमी की हालत बता रहा है कि 2016 से लेकर 2022-23 तक कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इन गाड़ियों की टायर साइज की तो इन दोनों ही गाड़ियों में टायर साइज सेम आता है, 215, 50 और 17। इनमें 17 इंचेस का है, लेकिन डिज़ाइन डिफरेंट है और टायर भी डिफरेंट है। सिविक एक्स में टायर योकोहामा का एडवान आता था, जबकि सिविक की 11 जनरेशन में ये BG थंडर मैक्स कर दिया गया। ये टायर बेहतर है, वो टायर जनरल की सब्सिडरी है, मैं आगे कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस टायर और रिम की तो ये टायर भी अच्छा है और रिम भी इसका लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से बेहतर है। ये विंडमिल के डिज़ाइन में है और 5 स्पोक है, ग्रे और एल्यूमिनियम के कॉम्बिनेशन के साथ है। इसमें ABS भी आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, और ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक आती है, जो कि इस गाड़ी की ब्रेकिंग को और राइड को बेहतर बनाती है। और अगर बात कीजिए 11 जनरेशन RS के टायर की तो ये भी टायर साइज सेम है, 215, 50 और 17। लेकिन टायर इस गाड़ी में BG थंडर मैक्स है, जो कि काफ़ी अजीब सा है। ये जनरल का टायर है, और इसके अलावा रिम इस गाड़ी में मैट ब्लैक की फिनिश में है। मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम क्रोम थोड़ी बेहतर फील देता है। इस गाड़ी में स्पोर्टिव बनाने के लिए इसको मैट ब्लैक कर दिया गया। बाकी रिम ये भी 10 स्पोक है। लुक्स के लिहाज से हर किसी की अपनी ओपिनियन है। फीचर्स ये गाड़ी भी ऑलमोस्ट सेम ही ऑफर करती है, जैसे इसमें रडार आता है। बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। है इसमें भी ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक, लेकिन रडार क्योंकि इसमें आता है तो ये आपकी राइड को थोड़ा सा और बेहतर बना देता है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इन गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।